अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। किसानों की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। उसकी वजह यह है कि इस साल गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। उसके बावजूद उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3900 रुपये फ़ी मन का जो रेट गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है उस पर ख़रीदारी नहीं की जा रही। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी मौज़ूआत की बात करें तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो हम देख रहे हैं कि एक डिवाइड है वो मज़ीद संगीन होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात के बारे में अब जो उनके तर्जुमान है रऊफ़ हसन साहब, वो ये कहते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी से मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास ताकत मौजूद नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ये कहते हैं कि बहुत जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हमाद अज़हर साहब ये कहते हैं कि एक्स चेयरमैन हैं जो उनकी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इस सूरत हाल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला भी अब तक सेटल नहीं हो पाया और मरवत साहब ने इस पर अपनी ही पार्टी के कुछ रहनुमाओं के खिलाफ इंक्लूडिंग रऊफ साहब बयानात दिए, लेकिन अब तक पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि कोई नाम फाइनल नहीं हुआ और जल्द इस पर कोई कंसेंसस किया जाएगा। तो आया तहरीक इंसाफ के अंदर क्लैरिटी का मसला है या फिर जो मुख्तलिफ रहनुमा बयान दे रहे हैं वो आपस में मुशावरत नहीं कर रहे, और मुज़ाकरात अगर करने हैं तो किससे करने हैं, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। रऊफ़ साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि आपकी राय ये है और पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, कोई मुज़ाकरात उनसे नहीं किए जाएंगे। सवाल ये हो रहा है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स अगर सीरियसनेस शो करना चाह रहे हैं तो वाई डोंट यू सिट विद देम, और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? यार, ये आपने सीरियसनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है। अगर ये सीरियस हैं तो ये जो इन्होंने मैंडेट चुराया हुआ है उसको छोड़ क्यों नहीं देते? ये तो चोरी शुदा मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में बैठे हुए ना। इनकी क्या मॉरल रेलेवेंस है, इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस है, इनकी क्या पॉलिटिकल रेलेवेंस है, इनके पास क्या ताकत है, क्या दे सकते हैं हमें ये? अगर हम इनके साथ बैठ भी जाते हैं हाइपोथेटिकली तो हमें दे क्या सकते हैं? ये तो खुद पुतलियां हैं। इनकी तनाबें तो कहीं और से खींची जा रही हैं। ये तो देन के वोटों के ऊपर यहां बैठे हुए हैं। इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे भाई। आप बार बार हर कोई जो आता है एंकर वो यही बात करता है, और सीरियस कहां से हैं ये? मतलब प्रीरेक्विजिट ये है कि अगर ये जमहूरियत में बिलीव करते हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं तो इनको चाहिए कि पहले अपना चोरी शुदा मैंडेट छोड़ें, अच्छा, उसके बाद बात करें। मतलब प्रीरेक्विजिट आपके लिए ये है कि वो इक़्तिदार छोड़ दें, फिर वो सीरियस हैं, अदरवाइज नहीं है। ऑब्वियसली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि चोरी शुदा मैंडेट की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आती है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लायक नहीं है। सही। उसके जो कारिंदे बैठे हुए हैं वहां MNAs और MPs के तौर के ऊपर, वो उनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात भी करते हुए कि जी हमारे साथ बैठी, हम चोरों डाकुओं के साथ बैठी, हम चोरी शुदा मैंडेट वालों के साथ बैठ के हमसे बात करें। लेकिन शिबली फराज साहब ने कहा कि पैरामीटर्स तय कर लें और उसके बाद बात हो सकती है, तो उनकी तो इतनी हार्डलाइन राय नहीं है जो आपकी। देखिए, पैरामीटर्स तय करने की बात और है, पैरामीटर्स तय करने की बात और है। पहले ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल रेलेवेंस बताएं, जो कि असेंबलीज के अंदर बैठ के इनकी नहीं बन सकती, वो असेंबली से बाहर बनती है। पहले असेंबली से बाहर निकलें, रिजाइन करें अपनी सीटें जो चोरी शुदा हैं, उसके बाद बात होगी इनके साथ। फिलहाल तो हामिद रजा साहब आपको मशवरा दे रहे हैं कि असेंबली से बाहर निकल जाएं। जी, हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई है। वो एक उनका नुक्ता नजर है, हम उनको बहुत अहमियत देते हैं। वो देखेंगे, हम पॉलिटिकल जो एहतजाज है वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है और वो आईनी हक है, और वो हमने शुरू किया हुआ है। और जलसे जुलूस सब शुरू हो गए हैं और वो होते रहेंगे। अब देखेंगे कि बात किस तरफ बढ़ती है, कैसे आगे बढ़ती है, किस स्पीड से आगे बढ़ती है, कोई प्रोग्रेस होती है कि नहीं होती है। तो उन तमाम चीजों की बेसिस के ऊपर हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है, अपनी अप्रोच जो है, उसको चेंज करते रहेंगे। तो इस्तीफे देना इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, या फिर इस पर कोई गौर नहीं हो रहा? देखिए, हमारा इस वक्त कोई ये ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं या ये ऑप्शन है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए देखना है कि हमें इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है। हमने हर रास्ता अपनाया हुआ है। हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमने जो हमारे जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने अब एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज की सियासत जो है वो भी, उसको भी आगाज कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग ये रहा है कि हमें जो पार्लियामेंट के अंदर से
या जुडिशरी के जो इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी से इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। और अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जहां कि हमारी पिटिशंस के ऊपर फैसले नहीं किए जाते और इंसाफ और आइन के तकाजों के मुताबिक फैसले नहीं होते, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी बाकी ऑप्शंस चलें पार्लियामेंट उस वक्त हम इसको भी कंसिडर कर लेंगे। और भी चीजें जो है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उनको भी कंसिडर कर लेंगे। पार्लियामान से, अदलिया से आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आपकी सारी ग्रीवेंस एस्टैब्लिशमेंट से थी कि हमारे साथ नाइंसाफी तो की, वहां से गई है। उनसे बात करने के लिए आप अगर तैयार हैं तो उनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद पैदा हो गई? आज खान साहब ने एक जेल में थे तो उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताइए कि हमारा किसी किस्म का कोई एंगेजमेंट नहीं है, और अगर कोई एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो वो खुद उसका पब्लिक में ऐलान करेंगे। सो इस वक्त इस बात से डिस्कस करना जो है वो प्रेमेच्योर है कि हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। इस वक्त तक हमारे पास ये ऑप्शन के तौर के ऊपर मौजूद नहीं है। मैं आपको दो अपनी लड़ाई जो है, अपनी जद्दोजहद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। वो आइन जो लीगल फोरम्स है हमारे पास मुहैया, वो हम कर रहे हैं, उनके रास्ते से कर रहे हैं। और तीसरा जो है वो हम अपना जो पुरअमन एहतजाज है उसको भी, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि हम उसको भी शुरू कर रहे हैं। मैं रऊफ साहब दो बयानात आपको कोट कर देता हूं। एक पहला बयान है शहरियार अफरीदी साहब का, वो कहते हैं फौज से बहुत जल्द मुज़ाकरात किए जाएंगे। दूसरा बयान है हमाद अजहर साहब का, वो कहते हैं जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे कोई बातचीत नहीं होगी। इन दोनों में से कौन सा ठीक है? देखिए, शहरियार अफरीदी साहब से भी आज सुबह तशरीफ लाए थे, वो उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने उसका एक एक्सप्लेनेटरी बयान भी जारी कर दिया था। उनका जो कहना यही है, और वो कहते टू द एक्सटेंट कि जी ये रियलिटी है कि ये तो मोरे हैं, इनके साथ बात करके इंसान क्या लेगा, ये दे क्या सकते हैं आपको, और जो ताकत का मंबा है वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर कभी किसी स्टेज के ऊपर बात होगी तो वो फिर उन्हीं से ही होगी जिनके पास ताकत है, ताकि उनको परसुएट किया जा सके कि वो अपना रोल जो है वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक प्ले करें, और ये कि उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है। तो जहां तक रहा बाकी जो हमाद अजहर साहब है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और ये स्टेटमेंट यही चीज आज खान साहब ने खुद भी मीडिया से बात करते हुए कही है कि हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, और ना ही इस वक्त हम उसका सोच रहे हैं। अगर किसी स्टेज के ऊपर उनके साथ कोई राब्ता होता है या कोई डायलॉग शुरू होता है तो वह हम पब्लिक डोमेन में, वो खुद खान साहब ने कहा है कि मैं खुद बताऊंगा, खुद बयान करूंगा। रऊफ साहब, ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीकें होती हैं, पाकिस्तान की तारीख में भी चली हैं, उनका एक खासा ये होता है कि वो ताकत का मंबा जो है वो उसको चेंज करने की स्ट्रगल होती है। आप ये कह रहे हैं कि जहां ताकत है वहां से बात करनी पड़ेगी, ये तो रियलिज्म है ना। तो आइडियलिज्म जो आपकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा पिछले चंद महीनों में, सालों में आवाम को भी इंगेज करके यूज़ किया, वो फिर गलत था, इसका मतलब है? नहीं, आपने सुनी नहीं मेरी बात। हमने कहा था कि अगर हमारी एंगेजमेंट होगी भी अगर किसी स्टेज के ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए होगी, वो ये कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ये समझाने की कोशिश करें कि आप अपना रोल कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रह के हदूद और कवायद जो हैं उनके मुताबिक रोल अदा करें। और उनको ये बताने में हम उनको बताएंगे कि आपकी कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, आप पॉलिटिकल डोमेन में इंटरफेयर ना करें। अच्छा, सो इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल टू एंगेज विद एनी पॉलिटिकल एंटिटी like them? जी बिल्कुल, ये एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन में है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको फोरबिड नहीं करता, तमाम रियासती इदारों से एंगेज किया जा सकता है। पॉलिटिकल नेचर की भी चाहे एंगेजमेंट हो। जी बिल्कुल, देख क्या किस नेचर की है ये तो अभी डिफाइन होना होगा ना। अगर हम जाके किसी को बता रहे हैं कि जी आप अपना रोल कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रह के अदा करें, तो इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये तो रूल ऑफ लॉ की बात है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से जो तजाद है, वो मरवत साहब कहते हैं कि रऊफ साहब उन बातों पर भी बयान देते हैं जिनका उनसे ताल्लुक नहीं है। आज खान साहब ने भी वही बात की है जो मैंने कल की है। खान साहब ने कहा है अभी कोई फैसला नहीं हुआ, मैंने भी यही कहा था कि अभी फैसला नहीं हुआ, हो रहा है। और खान साहब ने भी आज मीडिया के साथ बात करते हुए कहा है कि जी अभी फैसला नहीं हुआ। उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया मरवत साहब के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया अभी नहीं फैसला हुआ, मैं फैसला कर रहा हूं, 1 या 2 दिन में बता दूंगा। पोटेंशियल प्लेयर्स कौन है? मैंने कल दी है। अब मरवत साहब जो कहते हैं, मैं उस पर कमेंट करना मेरा ख्याल है कि समझता ही नहीं कि जी जरूरत है उसकी कोई। तो पोटेंशियल प्लेयर्स कौन है अगर मरवत साहब नहीं है तो? मैं नाम नहीं लूंगा जी। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त नेम नहीं कर। ठीक है, गंडापुर साहब ने जो इस्लामाबाद आने के हवाले से बयान दिया, साद रफीक साहब ने हिंट कर दिया गवर्नर राज को लेकर, इस पर क्या सोच रही है पार्टी? गंडापुर साहब ने जो कहा उसके पहले अगर था कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में एंड मोर पर्टिकुलरली पिछले तकरीबन 1 साल में 9 मई के बाद हमें इंसाफ का एक रिज्म भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से रियासती अदारे हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ ज्यादती करते रहेंगे, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम ये करेंगे।
टू दैट एक्सटेंट आज खान साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि उन्होंने ठीक कहा है, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या हम बैठे रहें इंसाफ के इंतजार में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हम पुरअमन एहतजाज की ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज करना हमने शुरू कर दिया है। सो टू दैट एक्सटेंट, विदिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट बीइंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई थिंक उन्होंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं आपको जलसे की परमिशन मिलनी चाहिए, आपके स्टेज पे वो भी हो सकते हैं? ये उनके साथ हमारा राब्ता है भाई। 6 पार्टीज इकट्ठी हैं। हमारे इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारी पार्टी के कुछ मेंबरान का राब्ता है, एंगेजमेंट जारी है। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। उनके साथ हमारा एक रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट है जो बहुत सालों पे मुहित है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि उस रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट को खत्म किया जा सके और एंगेजमेंट जो है वो शुरू की जा सके। आई एम होपफुल के आइंदा कुछ हफ्तों या महीनों में शायद हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं आज की निस्बत। मेरे लिए ये सरप्राइज होगा अगर आप इस बात को डिनाई करें कि आपकी पार्टी में मुख्तलिफ माउथ पीस नहीं बन चुके, क्योंकि हर कोई जो बात करता है वो कॉन्ट्रडिक्शन निकल आती है किसी और बयान से, जैसे अभी मैंने कोट किया। इसका हल क्या है? आप एक्नॉलेज करते हैं इसको कि ये क्राइसिस है पार्टी के अंदर? नहीं, सारे लोगों की तो बात नहीं है। 1-2 लोग हैं जो बेसिकली, हम लोग आज भी हमारी मीटिंग है शाम को, हम बैठ के देख रहे हैं कि एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसमें कि इस किस्म की जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज में होता है मेरे भाई, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो आरा जो हैं उनमें फर्क हो सकता है। हम एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो चीज करनी चाहिए वो ये है कि डिसएग्रीमेंट जो है वो पार्टी फोरम के ऊपर बैठ के उसका इजहार किया जाता है। जब फैसला एक हो जाता है तो वो फिर जब बाहर आते हैं पब्लिक डोमेन में, आप एक ही स्टेट जो होती है, पार्टी पॉलिसी होती है, उसको स्टेट करते हैं। तो बाज़ दफा डिफिएशन हो जाती है, वेरी डिफिकल्ट के इंसान उनके ऊपर उंगली उठाए कि जी गलत हुआ है या ठीक हुआ है। फैक्ट ये है कि जी हम मैकेनिज्म एक डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम जो भी पार्टी पॉलिसी हो उसको हम पब्लिक डोमेन में जब भी जाएं, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी जाएं, तो उसी पार्टी पॉलिसी को लेके आगे बढ़े हम। लास्ट क्वेश्चन, इसहाक डार साहब एज डेप्यूटी पीएम ऑफ पाकिस्तान, हाउ डू यू सी इट? इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव। आइन में आज भी हमारा स्ट्रैटेजी सेशन होता है, उसमें हमने डिस्कस किया है। हमारे लोग आते हैं जो हमें ब्रीफ करते हैं, उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। तो बेसिकली ये एक शाखसाना है, एक रिफ्लेक्शन है बड़े शरीफ और छोटे शरीफ के घर के अंदर जो तजाद है, जो उनकी लड़ाई है, जो काफी देर से जारी है, वो मेरा ख्याल अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही है। बड़े शरीफ साहब चाह रहे हैं कि जी वो इसहाक डार के थ्रू जो है वो रूल करें डायरेक्टली, जो कि उनको रिपोर्ट करें। आपको पता है कि इसहाक डार साहब उनके हर गलत काम में शरीके कार रहे हुए हैं। आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल्स में भी, और जो लोग कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया उनको लगा के उनसे एग्री करते हैं, किया था। क्या कहा है आपने? एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया डार साहब की तैनाती से, इससे एग्री करते हैं आप? मैं आ रहा था, उसी तरफ आ रहा था। मैंने ये कहा कि एक तो ये रिफ्लेक्ट करता है जो कि बड़े शरीफ और छोटे शरीफ के जो घरों के दरमियान, कैंप्स के दरमियान जो लड़ाई है उसको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा ये कि कुछ 4 दिन पहले, 5 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना लिया गया और आई थिंक वो अज्यूम करने जा रहे हैं, और उन्होंने अपना बंदा जो है करीब तरीन बंदा जो है उसको प्लांट कर दिया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी। तो अब सारा जो असल में फैसला और असल में एक्सिक्यूशन ऑफ जो फैसला है वो अब जो बड़े शरीफ ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, इनहेरेंटली ये एक एस्टैब्लिशमेंट को भी मैसेज हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर मैसेज जो है वो पार्टी इनके घरों के अंदर जो इनकी लड़ाई हो रही है काफी देर से, मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब मौजूद थे, उनका कहना यही था कि में कुछ लोग हैं जिनकी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन आज शाम को भी एक इजलास होगा और वो कोशिश करेंगे कंसेंसस डेवलप करने के लिए। और दूसरी चीज़ वो अपने इस बयान पर कायम है कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं इनसे एंगेजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी का मैंडेट है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रोज़मर्रा खुराक में किसी न किसी तरह इस्तेमाल होने वाली फसल यानी कि गंदम की खरीदारी का जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा खुराक की तरफ से ताल गंदम की खरीदारी शुरू ना होने के बायस किसान शदीद परेशान हैं। इब्तदाई सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये दावा कर रहे हैं कि इस साल पंजाब में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। मुल्क की तारीख में पहली बार 1,74,43,43,000 एकड़ रकबे पर गंदम बोई गई, जिसका मुआवजना
गुज़श्ता साल से अगर हम करें तो ये तकरीबन 14 लाख एकड़ से ज़्यादा, मगर रिकॉर्ड क्रॉप होने के बावजूद मसला सरकारी गोदामों में पड़ी 26 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद दरामदी गंदम का है, जिसके बाद हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत से आधा कर दिया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब ने दावा किया है कि यह गंदम निगरान हुकूमत ने मंगवाई थी, मगर यहाँ सवाल यह है कि निगरान हुकूमत को जब मालूम था कि गंदम की कटाई में सिर्फ 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहे, फिर गंदम दरामद करने का यह फैसला किया क्यों? किसान रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि निगरान हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तकरीबन 22 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई है, जबकि इसी तरह के दावे कौमी असम्बली के इजलास में न सिर्फ अपोजिशन जमातों की तरफ से किए जा रहे हैं, बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी सवालात खड़े कर रही हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ गंदम के संगीन बहरान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि मामले की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से शाजिया मरी साहिबा क्या कहती हैं, ज़रा ये देखिए। केयरटेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की है व्हीट, जिससे आपकी मार्केट कोलैप्स हुई है। फेडरल गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगी कि आपने जनवरी में इंपोर्ट कितना व्हीट किया, कितने पैसे लगाकर किया, कितने डॉलर स्पेंड किए। राना तनवीर साहब ने भी यह दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के दौर में हुई गंदम इंपोर्ट पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है, मगर क्या इंक्वायरी से इस मामले में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? जिसका जवाब अगर माजी में बनने वाले इंक्वायरी कमीशन की कारकर्दगी की रोशनी में दिया जाए तो यकीनन हौसला अफजा नहीं है। माजी में इससे मुतल्लिक क्या कुछ होता रहा, इस पर बात की जाए तो गुज़श्ता साल 2023 की हम बात करते हैं, जहां अप्रैल में उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो आज भी वज़ीर आज़म हैं, इनकी तरफ से गुज़श्ता 10 साल का मुआजना करके गंदम की बम्पर क्रॉप होने का दावा किया गया, मगर इसी साल अगस्त में आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसकी एक वजह तो गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा था, जिसे 2200 रुपये फ़ी मन से बढ़ाकर 3900 रुपये फ़ी मन कर दिया गया। दूसरी सरहदी रास्तों से अफगानिस्तान और ईरान में स्मगलिंग की वजह थी, जिस पर वफाक और केपी हुकूमत एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत ने अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम की इम्पोर्ट करने का फ़ैसला किया। यह इम्पोर्ट का प्रोसेस कितना शफाफ रहा, इसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि साल 2017 से 22 तक सरकारी इदारों ने महंगी गंदम दरामद की है, जिससे कौमी ख़जाने को $30 मिलियन का नुकसान हुआ। प्राइवेट सेक्टर ने जो गंदम $250 से $260 मेट्रिक टन के हिसाब से इंपोर्ट की, वही गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने $274 और पास्को ने $282 मेट्रिक टन के हिसाब से इंपोर्ट कर ली। पाकिस्तान के इक्तसादी सर्वे 2023 के मुताबिक ज़राअत का GDP में हिस्सा तकरीबन 22% है और ज़राअत जॉब सेक्टर में तकरीबन 37% मुलाजमतें फराहम करती है, मगर एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। गुज़श्ता साल तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर की ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट की गई, जिनमें 1 अरब डॉलर की तो सिर्फ दालें थीं। अब एक ऐसा मुल्क जो दिवालिया होने के ख़तरे से दो चार हो और एक डॉलर के लिए हाथ पांव मार रहा हो, वहाँ 9 से 10 अरब डॉलर की ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट की जाएँ तो ये बज़ाहिर खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 में ये भी इंडिकेट किया गया कि बढ़ती आबादी और खुराक की ज़्यादा मांग के बायस पानी के वसाइल भी दबाव का शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कि मुल्क में खुराक की फराहमी की सूरत हाल अबतर है और ये मज़ीद ज़वाल की तरफ जा रही है, इस मौजू पर किसी भी दौरे हुकूमत में अभी तक कोई संजीदा डिबेट नहीं देखी गई। वरना इस हवाले से अगर स्टैट्स देखे जाएँ तो वो ये बताते हैं कि मुल्क की एक बड़ी आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद अफराद को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान का नंबर 125 ममालिक में 102 है। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बड़े ममालिक में पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यमन, सूडान, नाइजीरिया और म्यांमार भी शामिल हैं। इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार हो चुके हैं। ज़रई इस्लाहात की अगर बात की जाए तो सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें मुख्तलिफ मौसमी जोन्स मौजूद हैं, जिसके पास एक बड़ा नहरी निज़ाम है, क्यों कर फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है? जिसका जवाब यह है कि बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ज़राअत के शोबे पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। जागीरदारी जहाँ से ये मसला शुरू होता है, इसके खिलाफ कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया गया। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंशूर में जागीरदारी के खात्मे का नुक्ता शामिल था। आज़ादी के फौरी बाद इंडिया में तो लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए जागीरदारी निज़ाम काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया, मगर पाकिस्तान में यह मुमकिन नहीं हो सका। इस्लाहात की पहली कोशिश 1959 में जनरल अयूब के दौर में सामने आई, जिसमें बारानी ज़मीन की हद 500 एकड़ और गैर बारानी ज़मीन की हद 1000 एकड़ मुकर्रर हुई,
मगर चूंकि अयूब खान एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर काबिज हुए थे, अयूब खान का मकसद ही उस वक्त की हुकूमत जिसमें जागीरदार तबका बहुत मजबूत था, इसकी ताकत को तोड़ना था, तो इसके लिए ज़रई इस्लाहात की बात की गई। बाद में यही तमाम जागीरदार जनरल अयूब की बनाई गई कन्वेंशन लीग का हिस्सा बन गए और जिन जागीरदारों की ज़मीनें ज़रई इस्लाहात में हुकूमत ने ली थीं, इन्हें वापस कर दी गईं। इसके बाद 1972 में मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई इस्लाहात का जिक्र किया, जिसके लिए एक फेडरल लैंड कमीशन बनाया गया। बारानी ज़मीन की हद 150 एकड़ और गैर बारानी ज़मीन की हद 300 एकड़ मुकर्रर की गई। इन इस्लाहात में 9 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीन मज़ारीन में तकसीम की गई, मगर इसके बावजूद इसके नताइज इसलिए सामने नहीं आए कि भुट्टो साहब को सूबाई हुकूमतों की तरफ से रुकावटों का सामना करना पड़ा। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से फिर नई ज़रई इस्लाहात का ऐलान हुआ, मगर इस साल ज़िया-उल-हक़ के मार्शल लॉ के बाद इस मामले पर कोई पेशरफ न हुई, जिसके बाद ये मामला अदालत में गया, जहाँ पर 1988 में वफाकी शरीयत कोर्ट का ये मुतनाज़ फ़ैसला सामने आया कि इस्लाम में ज़रई इस्लाहात की गुंजाइश ही नहीं है, जिसके बाद ज़रई इस्लाहात जैसे मुआशी मामले को मजहबी मामला बनाने से यह मामला मज़ीद पेचीदा हो गया और आज तक दोबारा कभी इस मामले पर अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। ज़रई इस्लाहात ना होने की एक वजह तो वो जागीरदार हैं जिनका फ़ैसला साजी से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर जगह इन्फ्लुएंस मौजूद है। इसकी बड़ी मिसाल हालिया इंतखाबात हैं, जबकि नौ मुंतखब कौमी असम्बली में 112 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों से है। इलेक्शन जिसका खर्चा अब लाखों नहीं करोड़ों रुपए में है, इस प्रोसेस से जीत कर कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाला कोई आम किसान हो ही नहीं सकता। इनमें अक्सरियत तादाद उन जागीरदारों और बड़े ज़िम्मेदारों की है जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स किए जाएँ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर देखा गया कि किसानों को वक्तन फ़वक्तन सब्सिडी हर दौरे हुकूमत में दी गई, जिसकी मिसाल ये है कि सिंध और मौजूदा सूबाई हुकूमतों की तरफ से किसान कार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें काश्तकारों को आसान इक़्तिसाद पर कर्जे देने का ऐलान किया गया, जबकि इससे पहले 2022 में शहबाज शरीफ की तरफ से 600 अरब रुपए के किसान पैकेज का ऐलान हुआ। इसके अलावा अगर मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत की दीगर वजूहात की बात करें तो इसमें ज़रई ज़मीनों को रिहायशी मनसूबों में तब्दील करना, आबादी में बेपनाह इजाफा, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत में रिसर्च और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। ज़रई ज़मीनों को रिहायशी मनसूबों में तब्दील करना हुकूमत पंजाब के एक खुद मुख्तार रिसर्च डिपार्टमेंट दी अर्बन यूनिट ने दावा किया कि 2000 से लेकर अब तक सिर्फ लाहौर ही में 35% से ज़ायद ज़रई अराजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह 2020 में वफाकी हुकूमत ने दरियाए रावी के किनारे रावी रिवर फ्रंट नाम से एक नया शहर आबाद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी 90% से ज़ायद ज़मीन ज़रई थी, जहाँ से शहर की अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम, चावल और सब्जियाँ उगाई जा रही थीं। इसी तरह मुल्तान की बात की जाए तो आमों के बागात को नुकसान पहुँचा। शायद हुकूमत को इदराक ही नहीं कि ज़रई ज़मीन का नुकसान फूड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। आबादी में बेपनाह इजाफा 2023 की अगर हम बात करें तो मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक मुल्क में आबादी को बढ़ने की शरह 2.55 है, जबकि आबादी में तेज़ी से इजाफे का मतलब खुराक, तालीम, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ज़रूरियात में मुसलसल इजाफा है। इस वक्त हमारी हालत यह है कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें इम्पोर्ट करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है, और अगर यही सूरत हाल 2040 तक मौजूद रही तो सोचा जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस कदर अनाज मंगवाना पड़ेगा, इस पर कितना ज़र मुबादला खर्च होगा। इसी तरह अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। सिर्फ अप्रैल की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 30 सालों के मुकाबले 99% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में गर्मा के दौरानिए में इजाफा हो रहा है, आबी ज़खायर में कमी वाक़ हो रही है, बारिश का निज़ाम तब्दील हो रहा है, जिससे मुल्की ज़राअत डायरेक्ट अफेक्ट हो रही है। अब गुज़श्ता साल ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के नाम से एक नए प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जिसका मकसद मुआशी इस्लाहात के साथ साथ ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ देना और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाना भी है। इस प्रोजेक्ट का कॉरपोरेट फार्मिंग का नाम भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके क्या नताइज होंगे ये शायद आने वाला वक्त बता सकता है। इस सारी सूरत हाल से अगर नतीजा अखज़ करें तो हर थोड़े अरसे बाद ज़राअत से मुतल्लिक बहरान सामने आने की वजह ज़रई पॉलिसी का ना होना है, जिसका नतीजा यूँ देखा जा सकता है कि एक सादा सा मामला, इसको लेकर मुल्क के अंदर ज़रई अजनास की पैदावार में कोई तवाज़ुन दिखाई नहीं देता। कभी एक फसल इतनी ज़्यादा पैदा होती है कि ख़रीदार मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगली बार अगर वही फसल किसान लगाना छोड़ दें तो इसकी किल्लत सामने आ जाती है। ऐसे में मुल्क के पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि हम किस संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस आम कौमी इशू पर सियासत से बालातर होकर हुकूमत, अपोजिशन और स्टेक होल्डर्स को बैठ कर संजीदगी से इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह मसला किसी एक फ़र्द या जमात का नहीं,
ये पूरी कौम और पाकिस्तान का मसला। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर गुफ्तगू की। इसी हवाले से हम बात करते हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, मियाँ अब्दुल रशीद साहब की जो गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें जी, किसी भी किसान को या किसान रहनुमा को गिरफ्तार करना मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो किसान है, किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है। और एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी शहरी का एक कानूनी और अखलाकी हक है। उससे हक छीनना यह भी नाइंसाफ़ी है। सही। और जो इस साल कहा जा रहा है बम्पर क्रॉप हुई है, रिकॉर्ड क्रॉप हुई है गंदम की, उसके बावजूद किसानों के अब मुतालबात और ये परेशानियों का सोर्स क्या, ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि हर कोई इसकी मुख्तलिफ रीज़न बता रहा है। कोई कह रहा है निगरान हुकूमत के फैसले गलत थे, कोई 2018 की PTI हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मसले की जो जड़ है वो क्या है और मुतालबात क्या हैं आपके? देखिए जी, मसले की जड़ तो निगरान हुकूमत का वो फैसला है कि इंपोर्ट की इजाज़त दी गई प्राइवेट सेक्टर को। यह हुआ कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद थे। 1 अप्रैल 2024 नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक को 43-44 लाख टन के पिछले साल के स्टॉक हमारे पास आज भी मौजूद है, और हमारी ज़रूरत से वो 10 लाख टन ज़्यादा थे। उसके बावजूद उस वक़्त गंदम की इजाज़त देना, उस वक़्त सेक्रेटरी थे कैप्टन महमूद साहब, तो कैप्टन महमूद ने समरी मूव करवाई जिसको कैप नहीं किया गया था कि आप कितनी लिमिट। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हद मुकर्रर किए बगैर आप बाहर से इंपोर्ट करें। हद मुकर्रर की जाती है 10 लाख टन, 5 लाख टन, 20 लाख टन, लेकिन उसकी अनलिमिटेड किया गया, उसकी कोई हद मुकर्रर ना की गई। दूसरी उसमें बदनीति ये थी कि फरवरी में हमारी अपनी सिंध की गंदम फरवरी एंड में आ जाती है और मार्च में मुकम्मल तौर पर वो आ जाती है, लेकिन इनको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई 31 मार्च तक। ये बहुत बड़ी बदनीति थी। अच्छा। फिर ये किया कि असल में मंगवाने की जो वजह थी, वजह ये थी कि इंटरनेशनली रेट बड़ा डाउन हो गया गंदम का पहली दफा, यानी $550 से कम होकर वो $200 पे आ गया। यानी कि कराची पहुंच वो 2400-2500 में हो रही थी उस वक्त। यही वजह थी पैसा कमाने की। माफिया का इन्होंने सब ने साथ दिया और उसमें माफिया ने खूब हाथ रंगे, यानी कि एक बोटी खाने के लिए पूरा इन्होंने बकरा हलाल कर दिया। $1 बिलियन की आपकी ज़र मुबादला खर्च हुआ, नंबर 1। नंबर 2, काश्तकार का 6 करोड़ पाकिस्तान में काश्तकार है, उनके घर के चूल्हे बंद हो गए। काश्तकार का मुआशी कत्ल किया गया। आज काश्तकार दर दर की ठोकरें खा रहा है कि खुदा के लिए मेरी गंदम उठाओ, मेरी गंदम उठाओ, जबकि काश्तकार से गंदम जबरदस्ती काश करवाई जाती है। हर साल टारगेट दिया जाता है कि इतनी गंदम काश करे। अगर काश्तकार ने गंदम काश कर ली, अब आप ये देखें, हम तो सबक नहीं सीखे। आज से 2 साल पहले हमने लाइनों में लगी हुई 24 खवातीन को शहीद करवाया आटे की लाइनों में। बिल्कुल। क्या हमें शर्म आई उस वक्त? ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल खालिद साहब, लेकिन ये कता कलामी की माजरत, आप ये कह रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट ये नहीं है, बल्कि ये करप्शन है और कुछ माफिया को फायदा देने के लिए किया गया। टोटल बदनीति है, करप्शन है, पैसा कमाने के लिए सब कुछ किया गया है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के पास डेली रिकॉर्ड मौजूद होता है कि उनके पास कितनी गंदम पाकिस्तान में बाकी है। किसने पैसा कमाया? नहीं कि सिर्फ पास्को में, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कम से कम 150 अरब रुपए कमाया। किसने कमाया? उसमें एक काम और भी किया गया जी किसने कमाया? ये सारे शामिल थे जो इजाजत देने। अच्छा, ठीक। देखे जी, समरी मूव करने वाले, उसके ऊपर उसको अप्रूव करने वाले, इजाजत देने वाले और बाहर से गंदम इंपोर्ट करने वाले, ये सारे मिलके थे। अच्छा। और फिर एक काम और किया गया, वो बड़ा जबरदस्त, बड़ी खूबसूरती से। आज तक कभी नहीं हुआ कि जिस रेट पे ये गंदम खरीदे उसी रेट पे हमेशा फ्लोर मिल को रिलीज करते हैं, कभी वो रेट नहीं बढ़ाते। इस दफा 3900 में रिलीज रेट था, उसको बढ़ा के 4785 किया गया, सिर्फ इसलिए उस माफिया की जो गंदम बाहर से आ रही थी वो सेल हो सके। वो आके 4300, 4400, 4500 में बेची गई, अपनी गंदम 4785 करके रख ली। अच्छा। अब जो अपनी गंदम रखी है उसके ऊपर इस वक्त इनको जो सूद पड़ रहा है वो तकरीबन 150 अरब रुपया सूद पड़ गया उसके ऊपर, यानी कि मुल्क का कितना नुकसान हुआ। फिर काश्तकार का जो नुकसान हुआ है, काश्तकार को तकरीबन 1000 रुपया कम मिल रहा है। बारदाना के हवाले से बताएं ना, उस पर भी कहा जा रहा है कि कोई मनसूबाबंदी गवर्नमेंट ने नहीं की और दस्तयाब ही नहीं है वो काश्तकारों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
उसके ऊपर बड़ी जबरदस्त मनसूबाबंदी की गई है। 4 बड़े ही अक्लमंद लोग बैठे हैं जिन्होंने वो मनसूबाबंदी की है। बहुत बहुत अक्लमंद लोग बैठे हैं। अक्लमंदी इतनी है कि उन्होंने वो पॉलिसी बनाई है कि जिस काश्तकार के पास खोता रेडी है वो गंदम लेके जा सकता है, ट्रैक्टर ट्राली वाला लेके नहीं जा सकता। वो पॉलिसी ऐसी है कि एक मौलवी तकरीर कर रहा था, मौलवी साहब ने कहा कि जो पुल सरात है वो बाल से बारीक है और तलवार से तेज है। तो एक खान खड़ा होकर कहता है कि ये रास्ता रूस्ता तो नहीं है, ना गुजारने के बहाने हैं। ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि 1 एकड़ पे 6 बैग मिलेंगे और मैक्सिमम 6 एकड़ वाला उससे मुस्तफीद हो सकता है, 36 बैग ले सकता है। अच्छा, जिसके 6.5 एकड़ है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो काश्तकार नहीं है। जिसके 7 एकड़ है वो काश्तकार नहीं है। जिसके 10 एकड़ है वो काश्तकार नहीं है, वो मुस्तफीद नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई है कि काश्तकार गंदम दे ही ना सके। अच्छा। देखा ना, 36 बन के लिए कोई काश्तकार 36 बन के लिए कोई काश्तकार ट्रैक्टर ट्राली लेकर नहीं जा सकता अपनी। बिल्कुल 2 दिन ट्रैक्टर ट्राली ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उसको ऊपर उसको खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अर्ज ये है, ये तो सारा कुछ जानबूझ के किया, ना लेने वाले इरादे हैं। और खालिद साहब ये जो अब तंजीमें जो कह रही हैं कि अगर हमारे मसाइल ना हल हुए तो हम अगले साल काश्त भी कम कर देंगे, उससे सिर्फ नुकसान हुकूमत का तो नहीं होगा, आपका भी तो होगा। देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं सर, इस मुल्क में हम काश्तकारों को ना एहतजाज करना नहीं आता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। एहतजाज करते हैं, क्लर्क कलमछुड़ हड़ताल करते हैं, ताजर शटर डाउन हड़ताल करते हैं, सनतकार इंडस्ट्री बंद कर देते हैं। काश्तकार ने कभी अपना काम बंद कि हम चाहें तो शहरों में सब्जी बंद कर दें, हम फ्रूट बंद कर दें, हम गंदम बंद कर दें, हम काश में कमी लेके आए, लेकिन हमें डर यही खाता है कि हम मुसलमान हैं, हम ये काम नहीं करते। अगर करना चाहे ये एहतजाज का बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया एहतजाज का, लेकिन हम ऐसा एहतजाज नहीं करते। लेकिन जब अगले साल गंदम की काश का वक्त आएगा तो काश्तकार जो डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, वो 15-20% कमी ले आएगा गंदम काश में। मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हम पहले ही 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और इजाजत देने वाले तो अगली नई सीटों पे जाके बैठे हैं। उनका मौक़िफ़ ये था ना कि स्मगल भी हो जाती है, तो इसीलिए पूरी करनी पड़ेगी इंपोर्ट करके। जी देखिए मैं आपको अर्ज करूं, वो पागल है जो कहते स्मगल हो जाएगी। जब स्मगल होती रही है तो ये खामोश थे। जब नजर आ रहा था कि इंटरनेशनल रेट हमसे बहुत कम हो गया है तो कैसे स्मगल हो सकती थी। देखे ना, ये तो लोग आके लोगों दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं आके। मुल्क को बर्बाद कर दिया, काश्तकार को, ज़राअत को 3 साल पीछे लेके आ गए। मैं इस वक्त काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में यहाँ तक नहीं बता सकता कितनी तकलीफ है उनको। काश्तकारों की ख्वाहिश है कि इन लोगों को फांसी दी जाए जिन्होंने काश्तकारों का मौशी कत्ल किया है। सिर्फ मैं आपको एक और भी अर्ज कर दूं, आज जो बगले बजा रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी है, आए 16 रुपए की नहीं बनती। जिस रेट पे आज गंदम जा रही है, रोटी 7, 8, 10 रुपए की बनती है। तय करें ना पूरा साल ये रेट चले, पूरा साल तय करें ना। मैं कहता हूं आटे का तय करें ना, पूरा साल ये रेट चलेगा। चीनी का तय करें, पूरा साल ये रेट चलेगा। सारी मुसीबतें काश्तकार के लिए, मार्केट जिस तरह मर्जी जो चाहे कर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या जब 2022 में हमने गंदम 2200 में बेची थी, 2300 में नहीं बेची थी हमने, सही। और वही गंदम बाद में गरीब आदमी को 6000 में ली। कौन सा फांसी लगा, किसको लटकाया गया? बिल्कुल। खालिद साहब, अब ये बताइए, बेशक ये मसाइल जो हैं ये खासे संगीन है और इसका सिर्फ काश्तकारों को नहीं बल्कि ओवरऑल एक इंस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है। अब इसका हल निकालने के लिए आप अगर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, आपने ऐलान कर रखा है, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आपका फिर? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, डीजी SIFC को एक एप्लीकेशन दी थी इस पे इंक्वायरी की, जो आज ही मुझे खबर मिली है कि इंक्वायरी कमेटी बन गई है मियां मुश्ताक बुराना के जेर निगरानी, और उस पर काम शुरू हो चुका है। यह खुशाइन बात है। खुदा करे कि वो इंक्वायरी हो, मेरिट पे हो। जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। रहा सवाल हमारा एहतजाज का, तो काश्तकार तो सरापा एहतजाज है। काश्तकार तो अपने घरों में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। ठीक। काश्तकार अपने जब घर जाता है, जब गरीब जो छोटा काश्तकार जब वो घर जाता है, अगर उनके पास पहनने को, उसकी तालीम के लिए पैसे, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, तो उसके घर में भी एहतजाज हो रहा है। इससे बड़ा और क्या एहतजाज हो सकता है? मतलब उम्मीद आपको है कि ये जो कमेटी बनी है ये गंदम खरीद ली जाएगी आपसे? अब नहीं, वो कमेटी है इंक्वायरी के लिए, गंदम के लिए जो मुझे रात एक इंफॉर्मेशन मिली है कि पंजाब हुकूमत कल को उस पर खरीदारी का कोई ऐलान कर रही है। खुदा करे कि वो करे, काश्तकार के मसाइल हल हो, वो गंदम खरीदे,
क्योंकि अगर वो गंदम नहीं खरीदे, गंदम खरीदना हुकूमत की जिम्मेदारी है जी, बिल्कुल जिम्मेदारी इसलिए ये आज से नहीं है, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था साहब ने कि जाओ ये खरीदारी करके ये रखो, स्टॉक करो गंदम। मैं एज ए काश्तकार गंदम अपने पास जखीरा करता हूँ तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है, लेकिन हुकूमत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। उनका हुकूमत का फ़र्ज है कि मखलूक खुदा के लिए वो गंदम जखीरा करके रखे ताकि ब्लैक ना हो। लेकिन जखीरा करने के बावजूद पिछले 10 साल का आप डेटा देख लें, हर साल गरीब आदमी मारा जाता है, एंड कंज्यूमर मारा जाता है। बिल्कुल, नुकसान जो है वो काश्तकार को हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब मौजूद थे, उनका कहना यही था कि उनको उम्मीद है कि एक तहकीकाती कमेटी बनी है, और दूसरी चीज़ ये कि पंजाब हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान सामने आया कि जल्द ये गंदम खरीद ली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उनके मुतालबात तस्लीम अगर वो करती है हुकूमत, तो फिर शायद उनका जो एहतजाज का प्लान है इसको वो मौखर कर दें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।